वेलकम टू नीट जंगी में आप सभी का स्वागत है। ये है UFC 300 का पोस्ट फाइट शो। पूरे एक दिन की डिले के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपका समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शो था UFC 300 मेरे द्वारा आज तक देखे गए सबसे बेहतरीन शो में से एक था। मैं UFC और डिना वाइट की तारीफ करने से थोड़ा पछता हूँ, पर फिर भी ये शानदार शो था, तो इसके लिए UFC और डिना वाइट की तारीफ करना बनता ही है। थैंक यू डिना वाइट, थैंक यू UFC, दिस वाज रियली अ ग्रेट शो। UFC 300 के बारे में बात करने से पहले उस बारे में बात कर लेते हैं जिस बात के बारे में UFC 300 से जस्ट एक दो दिन पहले बहुत सारी बातें हो रही थी, और वो थे UFC 300 के ग्लव्स। माफ कीजिएगा, UFC 300 के बाद UFC में इंट्रोड्यूस किए जाने वाले ग्लव्स। अब इस बारे में मेरे दो ओपिनियन बहुत साफ है। डिजाइन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये फिंगर्स के पास थोड़े से रैप्ड अराउंड है, उससे जो आईपोक के इंसिडेंट है वो काफी कम हो जाएंगे, तो इस बारे में मैं खुश हूँ और ये ग्लव्स पहले के ग्लव्स से बेहतर नजर आते हैं। वहीं दूसरे डिजाइन और कलर के मामले में ये ग्लव्स टुच्चे नजर आते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि हमें वो काले ग्लव्स देखने की आदत हो गई हो और ये इन ग्लव्स की आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगे, पर ऑन फर्स्ट साइट या फिर हिंदी में कहें तो प्रथम दृष्टया टुच्चे नजर आते हैं। पर अगर इससे आईपोक के इवेंट कम होते हैं तो मैं आई एम हैप्पी विद इट। एक बात और मैं कहना चाहूंगा ग्लव्स के बारे में। वैसे तो ये ग्लव्स मैं मानता हूँ कि UFC ने काफी पैसे लगा के बनाए होंगे, पर साले चीप दिखाई देते हैं, और हर चीप दिखाई देने वाली चीज चीप होती नहीं है। मेरी शक्ल देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट फाइट में बात कर लें तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। वैसे अर्ली प्रीलिम्स में आपको मैं बता दूं, आई एम ओके विद द परफॉर्मेंस ऑफ डेविसन फिगरेडो। वही मुझे अब शायद ये लगने लगा है कि देयर इज नो वे बैक फॉर कोडी गारब्रांट, एंड इट्स अ सैड थिंग, क्योंकि कोडी गारब्रांट की स्टोरी बहुत शानदार है दोस्त, और आप ये मानो या ना मानो पर हम फाइटर्स को फॉलो उनकी स्टोरी के लिए करते हैं, उनके स्किल्स के लिए नहीं करते हैं। खैर, इस बारे में हम अलग से वीडियो बना के डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से फाइटर ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी ने टफ बनाया और कौन से फाइटर ऐसे हैं जिन्हें फाइट गेम ने टफ बनाया। ये बाद में भी बात हो सकती है कि कौन से फाइटर ऐसे हैं जो नॉकआउट होने के बाद कभी भी अपनी जिंदगी में उभर नहीं पाए, और कौन से फाइटर ऐसे हैं जिन्होंने शानदार कमबैक की। खैर, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। बात कर लेते हैं UFC 300 प्रीलिम्स की। यूरी प्रोहास्का और अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट के बारे में मैं सबसे पहला विचार कहना चाहूंगा कि दोस्त ऐसा है कि यूरी प्रोहास्का जो है ना, ये पगला आदमी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया की तरक्की पागल लोगों के हाथ में ही है। अगर आपने ये फाइट देखी है तो आप सभी जानते हैं कि ये फाइट जो है, डोमिनेट वर्ड तो नहीं कहा जाएगा, पर यह कहा जा सकता है कि अलेक्जेंडर रैकिच पूरे समय इस फाइट में यूरी प्रोहास्का से आगे था। और हमने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था कि यूरी प्रोहास्का पगला है, वो बिना किसी डिफेंस के लगातार प्रेशर बनाते रहा। आपने ऐसे कितने सारे फाइटर्स देखे हैं जो 2-3 पंच खाने के बाद भी अगला कदम जो है वो पीछे न लगे आगे ही लेते हैं। मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत दिनों से मैं स्पोर्ट्स देख रहा हूँ, पर मैंने बहुत कम ऐसा फाइटर देखे हैं जो लगातार पंच खाने के बाद भी आगे ही कदम बढ़ाते रहते हैं और प्रेशर जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। यूरी प्रोहास्का उन्हीं फाइटर्स में से एक है। यूरी प्रोहास्का पूरे समय प्रेशर बनाते रहा जबकि वो फाइट हार रहा था, और जैसे ही उसे टाइम मिला उसने नॉकआउट किया अलेक्जेंडर रैकिच को। शायद यूरी प्रोहास्का को इस बात का गुस्सा था कि अलेक्जेंडर रैकिच ने उसे कहा कि वो सामुराई नहीं है। डूड, वेदर ही इज अ सामुराई और नॉट, हु केयर्स, बट एक ऑसम फाइटर है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। अब आगे बढ़ने से पहले ये बात भी कर लेते हैं कि अलेक्जेंडर रैकिच के साथ ये है कि अब अलेक्जेंडर रैकिच को कम से कम टाइटल फाइट से अलेक्जेंडर रैकिच जो है 2 या 3 फाइट दूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यूरी प्रोहास्का के बारे में कई लोगों को लग सकता है कि उसे शायद रीमैच मिलेगा एलेक्स परेरा के खिलाफ। मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अलेक्जेंडर परेरा के खिलाफ रीमैच मिलने वाला है यूरी प्रोहास्का को। मेरा मानना है कि एलेक्स परेरा की अगली फाइट जो है वो अगर लाइट हैवीवेट में होती है तो अनकलेव से होगी, और शायद ये भी हो सकता है कि थोड़ा ब्रेक ले ले एलेक्स परेरा, और उसकी अगली फाइट जो है, मतलब जो लाइट हैवीवेट के लिए जो अगली फाइट है वो शायद इंटरिम टाइटल की हो। ये दोनों ही चीज़ें मुझे दिमाग में आ रही हैं, पर यूरी प्रोहास्का को अगली फाइट टाइटल फाइट नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से उसे एक बार और फाइट करना पड़ेगा। अगली फाइट जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस कैल्विन केटर। टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट में कैल्विन केटर से कई गुना बेहतर नजर आया अल्जमेन स्टर्लिंग, और मेरे ख्याल से अल्जमेन स्टर्लिंग को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपनी स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए 145 डिवीजन में। ना साइज में ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा था, स्किल में तो 135 के फाइटर्स 145 से फाइटर से कहीं पीछे होते नहीं है, और स्पीड जो थी वो भी अल्जमेन स्टर्लिंग के पास ही थी, और ग्राउंड पे तो अल्जमेन स्टर्लिंग ऑसम है। पर एक लौती प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आती है वो मुझे नहीं लगता कि मेरे को प्रॉब्लम अल्जमेन स्टर्लिंग से है, मुझे लगता है कि सेरा लॉन्गो जो पूरा सिस्टम है, फाइटिंग सिस्टम है, उससे है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सेरा लॉन्गो जो सिस्टम है वो शानदार है, एक से एक चैंपियन उन्होंने निकाले हैं, पर मुझे किलर इंस्टिंक्ट की कमी नज़र आती है।
मैं देखता हूँ कि अल्जमेन स्टर्लिंग ग्राउंड पे पोजीशन लेने के बाद पोजीशन को कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश करता है, ठीक वैसे ही मराव दविशविली भी पोजीशन को कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश करता है रादर देन गेटिंग इट डन एंड फिनिश द फाइटर। तो ये थोड़ी बहुत किलर इंस्टिंक्ट की कमी नजर आती है, बाकी और कुछ मुझे कमी नजर नहीं आती अल्जमेन स्टर्लिंग के परफॉर्मेंस में। मेरा मानना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग का भविष्य 145 डिवीजन में उज्जवल है। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है कैला हैरिसन वर्सेस हॉली होम। सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं इस बारे में काफी देर से कह रहा हूँ दोस्त, मेरे ख्याल से कैला हैरिसन का जो भी न्यूट्रिशन है ना, उसको कोई ना कोई अवार्ड तो मिलना चाहिए, क्योंकि कैला हैरिसन ने बहुत आसानी से वेट कट किया और वेट कट के जो इम्प्लीकेशन मुझे उम्मीद थी उनमें से कोई भी इम्प्लीकेशन उसे दिखाई नहीं दिया। और जब फाइट पे आए तो कैला हैरिसन टू बी ऑनेस्ट हर जगह पे हॉली होम से बेहतर थी। आई नो इट इज़ वेरी टफ फॉर मी टू से, बट मेरा मानना है कि कैला हैरिसन इस डिवीज़न का शायद भविष्य है, पर हॉली होम्स के लिए अब वो समय आ गया है जब वो गुड बाय कहें ऑक्टागन को, गुड बाय कहें कॉम्बैट स्पोर्ट को, और शी शुड लिव हर लाइफ एज अ कॉम्बैट स्पोर्ट लेजेंड, क्योंकि हॉली होम से बेहतर महिला कॉम्बैट स्पोर्ट फाइटर आज तक हुआ ही नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू से गुड बाय एंड टेक केयर। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फाइट क्लोज थी और ये बहुत शानदार फाइट थी। मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मुझे डिसीजन से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी, इसलिए दोनों को ही दी जा सकती थी, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा एज अरमान सरूकियन के पास था, इसलिए डिसीजन से मुझे कोई भी इशू नहीं है। पर अगर हम ये कहें कि कौन सा फाइटर फाइट खत्म करने की क्लोज एक बार, दो बार नहीं, 3 बार आया, उस फाइटर का नाम था चार्ल्स ओलिवेरा। इसीलिए ये बहुत शानदार फाइट। जहां तक ग्राउंड गेम की बात है, मेरा मानना है कि अरमान मैथ्यूज से अब आगे बढ़ चुका है और सिर्फ इस्लाम से पीछे है ग्राउंड गेम के मामले में, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि ग्राउंड गेम में भी जो है बातें थोड़ी क्लोज थी, पर आपको समझना होगा कि ग्राउंड गेम में अरमान के सामने चार्ल्स ओलिवेरा था। यू विल हैव टू गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट। चार्ल्स ओलिवेरा एक दो नहीं लगभग 3 बार फाइट खत्म करने के बहुत क्लोज आया, और शायद हर बार अगर 15-15 सेकंड चार्ल्स ओलिवेरा के पास ज़्यादा होते तो वो फाइट खत्म कर देता। बस जैसे अपने गुरु सिद्धू कहते हैं कि अगर मेरी आंटी की मूछें होती तो मैं उन्हें अंकल नहीं कहता। बात यही है दोस्त, ऐसा होता तो वैसा होता और वैसा होता तो ऐसा होता, ये सारी बकवास बातें हैं। इस फाइट में फेयर तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा को डिफीट किया अरमान ने। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये वैसी ऑसम परफॉर्मेंस नहीं थी जिस फाइट के दम पे यूएफसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए अरमान वर्सेस इस्लाम करने के लिए। और जैसे आपको पता ही चल चुका होगा कि इस्लाम की अगली फाइट डस्टिन पोरिये से होने वाली है, और ये बात सही है कि इस्लाम जो है उस फाइट में बेहतर नजर आ रहा है, पर हम भविष्य को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कागज फाइट नहीं करते हैं, इंसान फाइट करते हैं, जैसा कि मैंने कई बार कहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि यूएफसी अरमान सरूकियन को एक बार फिर से फोर्स करेगा अगली फाइट करने के लिए टाइटल शॉट से पहले, भले ही डेना वाइट कहे कि यस अरमान इज नेक्स्ट। जहां तक चार्ल्स ओलिवेरा की बात है, चार्ल्स ओलिवेरा का स्टॉक जो है वो पब्लिक के दिल में गिरा नहीं है इस परफॉर्मेंस से, और चार्ल्स ओलिवेरा अपनी उम्र के उस दौर पे आ गया है जहां पे अगर एक आध फाइट और लॉस करता है चार्ल्स ओलिवेरा तो हमेशा हमेशा के लिए टाइटल उससे दूर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा अपने आप में इतना बड़ा स्टार बन चुका है कि उसके लिए टाइटल शॉट जरूरी नहीं है, वो एक्साइटिंग फाइट्स का हिस्सा बन सकता है और उतना ही पैसा कमा सकता है या फिर उससे भी ज्यादा कमा सकता है जितना एक्चुअल चैंपियन कमाता है। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो फाइट है मैक्स हॉलोवे वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट बीएमएफ टाइटल के लिए। और आई हेट टू से दिस, आई रियली 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 हेट टू से दिस, बट डेना वाइट इज राइट जब डेना वाइट ने कहा कि ऐसी ही फाइट के लिए बीएमएफ टाइटल होता है। डूड, दिस वॉज अ ग्रेट फाइट। मैंने आपसे कहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जस्टिन गेची मैक्स हॉलोवे से बेहतर है सिर्फ पावर के अलावा। ये फाइट मैक्स हॉलोवे ने जीती नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये फाइट मैक्स हॉलोवे ने डोमिनेट किया है, पर जस्टिन गेची क्योंकि एक फाइटर है वो पूरे समय फाइट में बना रहा। ये बात अलग है कि फाइट के बाद हमें मैक्स का फूला हुआ पैर जो है वो दिखाई देता है, पर फाइट के दौरान हमें ज्यादा नहीं समझ लग रहा था कि मैक्स हॉलोवे को किक्स का इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ रहा है। वहीं जस्टिन गेची पहले राउंड में, शायद जस्टिन गेची पहले ही राउंड में सरप्राइज हो गया था कि मैक्स हॉलोवे से वो जो उम्मीद नहीं कर रहा था मैक्स हॉलोवे वो कर रहा था। वहीं दूसरी बात आपने ध्यान दी होगी, मैक्स हॉलोवे एक्चुअली ये फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी, इस बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर मैक्स हॉलोवे अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर रहा था। मुझे इस टाइप के डिसिप्लिन की उम्मीद मैक्स हॉलोवे से कम ही होती है, पर एंड में उसने फिर से साबित किया कि वो मैक्स हॉलोवे है। आखिर दुनिया का ऐसा कौन सा फाइटर होगा जो पांचों राउंड जीत चुका है और आखिरी के 20 सेकंड बचे हैं और उस 20 सेकंड में ब्रॉलिंग की रिस्क लेगा। ना सिर्फ रिस्क लेगा बल्कि जस्टिन गेचे जैसे फाइटर को हाथ से इशारा करके पास बुलाएगा और बोलेगा लेट्स डू द ब्रॉल, और 1 सेकंड रहते नॉकआउट करेगा। ऐसा कौन सा फाइटर है? ये हम
ये फाइट में नहीं देख रहे हैं, आपने कोरियन जॉबी की फाइट देखेंगे तो उसका भी फाइनल मैन्यूवर ऐसा ही था दोस्त। मैक्स हॉलोवे कैसा भी दिखता हो, मैक्स हॉलोवे का फिजिक आपको कैसा भी नजर आता हो, बट ब्रॉलिंग में मैक्स हॉलोवे के पास नहीं जाना है, क्योंकि आपका पंच वो ले लेगा पर उसका पंच आप ले नहीं ले पाओगे, और ये फाइंड आउट किया जस्टिन गेची ने। मैक्स हॉलोवे इस फाइट के बाद वैसी जगह पे आ गया है जहां पे मैक्स हॉलोवे जो भी डिमांड करे यूएफसी को देना चाहिए, चाहे वो 155 का टाइटल शॉट हो या फिर 145 का। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट अनाउंस होगी तो फिर लोग कहने लगेंगे कि इलिया टोपुरिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि हैं। पर जैसा कि मैंने जस्टिन गेची और मैक्स हॉलोवे की फाइट के पहले कहा था, आप जाके देख सकते हैं दोस्त, मैक्स हॉलोवे को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का है, समझे क्या नहीं। अब को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं, शाओनान वर्सेस वेली। इस फाइट से जो उम्मीदें थी वही हुई दोस्त। शाओनान के बारे में मैंने कहा था कि ये बेहतर फाइटर है, पर वेली उससे हर जगह पे बेहतर, ठीक है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि शाओनान इज अ वेरी टफ फाइटर। और दोस्त अब मैं ना थक गया हूँ, 5 राउंड की वुमेन्स फाइट देखते 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 मैं थक गया हूँ यार। पिछले 2 साल से पता नहीं क्या हो गया वुमेन्स डिवीजन को, कि फाइट खत्म नहीं होती है यार। दे नीड टू चेंज समथिंग। अदरवाइज क्या होता है ना कि आप इतना लंबा इवेंट देख रहे हो, तो जैसे ही वुमेन्स की फाइट आई ना, तो मैं भी वो आप भी वही करोगे जो मैंने कहा। मैं चला गया बाहर चाय पीने के लिए, मेरे को पता था ये 5 राउंड चलने वाली है भाई। अब मेन इवेंट की बात करते हैं, और क्या बात करें मेन इवेंट की, जमाल हिल वर्सेस एलेक्स पेरेरा की। एलेक्स पेरेरा ने साबित किया कि वो एलेक्स पेरेरा है। जमाल हिल कहीं भी एलेक्स पेरेरा के आसपास नहीं भटकता था, ना टैलेंट में, ना पेशेंस में, ना गेम प्लान में। पावर की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कई लोगों का तो कहना है कि एलेक्स पेरेरा के पास फ्रांसिस नगानो से ज्यादा पावर। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एलेक्स पेरेरा के बारे में, अगर एलेक्स पेरेरा 2 फाइट और जीतता है या फिर एक आध टाइटल डिफेंस और कर लेता है, तो शायद हम कहने लग जाएंगे कि एलेक्स पेरेरा इज द ग्रेटेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। मेल फीमेल तो हॉली होम है। देखिए, एलेक्स पेरेरा जो भी करना चाहता है ना, हम उस पर शक नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों। अगर एलेक्स पेरेरा का कहना है कि वो टॉम एस्पिनल को हरा सकता है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, पर दोस्त क्या तुम इस आदमी को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो? क्योंकि जब पोता के लेफ्ट हुक लगता है ना, तो दोस्त आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। जमाल हिल, आई डू बी ऑनेस्ट, आई डोंट फील दैट सॉरी अबाउट जमाल हिल। देखिए, आप ना किसी की भी हेरिटेज का मजाक उड़ा सकते हैं, पर वो आदमी आपसे ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब इंडियंस गोरो का मजाक उड़ाते हैं, दैट्स ओके, बिकॉज गोरो ने इंडियंस को काफ़ी दिनों तक प्रोसिक्यूट किया है, काफ़ी दिनों तक उन पर अत्याचार किए। तो एक ऐसे लोग जो शोषित हुए हैं, राइट, जिनका शोषण किया गया है, शोषित लोग शोषक का मजाक उड़ा रहे हैं, राइट, यानी कि नीचे के स्टार्टा वाले लोग ऊपर वाले को मजाक उड़ा रहे हैं, दैट्स ओके। बट जब आप एक आदिवासी सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं ना, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है ना। कॉमेडी की दुनिया में कहते हैं यू शुड ऑलवेज पंच अबव। आप अमीर आदमी का मजाक उड़ाते हैं, ना कि बेकारी, ठीक, ओके। तो आज की बकरी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यह था इन्फर्जन की, लड़ेंगे जीतेंगे।